दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार खान कौन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार खान कौन थे और बचपन से बुढ़ापे तक का उनका जिंदगी का सफर। दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, उनको ये नाम देविका रानी ने दिया क्योंकि ये नाम उनकी रोमांटिक और सेक्युलर इमेज को शोकेस करता था। ट्रैजिक हीरो की भूमिकाओं के साथ साथ ही हल्की फुल्की कॉमेडी करने की भी क्षमता के लिए मशहूर दिलीप कुमार को उनके प्रशंसकों और साथ काम करने वालों द्वारा भी हिंदी सिनेमा का महानतम अभिनेता माना जाता है। तो यूँ साहब ने नाम लेते रहे, मैं भी नाम लेता रहा। अल्टीमेटली डिसीजन बिकॉज ही इज़ द मोस्ट सीनियर एक्टर इन कंट्री, द मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ अ कंट्री। तो दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में किस्सा खवानी बाजार, पेशावर, पाकिस्तान में आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान के यहाँ हुआ। युवा यूसुफ पेशावर में व्यस्त खवानी बाजार और कारोबारियों के बीच एक घर में 6 भाई 6 बहनों में से एक थे। उनके पिता एक फल विक्रेता थे, हालांकि उनके घर की असली मालिक मुख्तार थी। सब पर चलाने वाली उनकी दादी, जिनके शब्द ही आखिरी कानून थे। 1940 के दशक की शुरुआत में उनका परिवार फल का कारोबार शुरू करने के लिए बंबई आ गया था। हालांकि युवा यूसुफ का दाखिला देवलाली के स्कूल में कराया गया, जहां उनके भाई आयूब का इलाज चल रहा था। बंबई में उन्होंने खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनके बचपन के दोस्त राज कपूर भी उनके साथ थे। 1942 में एक पारिवारिक दोस्त डॉक्टर मसानी यूसुफ को देविका रानी से मिलवाने मुंबई के उपनगर मलाड लेकर गए, जिन्होंने उन्हें उसी समय 1250 रुपए का प्रस्ताव दिया और उन्हें बतौर अभिनेता साइन कर लिया। नए नए अभिनेता बने यूसुफ को अपने पिता, जो राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर को मिरासी यानी नाचने गाने वाला कहकर उनका मजाक बनाया करते थे, इस बात की जानकारी देते हुए काफी डर लग रहा था। फिर एक दिन राज कपूर के दादा विशेश्वर नाथ ने अपने मित्र आगाजी को क्रॉफर्ड मार्केट में उनकी दुकान के बाहर लेकर गए और ज्वार भाटा फिल्म की होर्डिंग को हाथ के इशारे से दिखाया, जिसमें उनके बेटे, जिन्हें पर्दे के लिए दिलीप कुमार नाम दिया गया था, की बड़ी सी तस्वीर दिखाई दे रही थी। दिलीप कुमार अपने पिता के संभावित प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर सहमे हुए थे, क्योंकि जैसा कि दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है, उनके पिता ने उनके एक सरकारी अधिकारी बनने और नाम के आगे ओबीई की लिखा देखने का अरमान पाल रखा था। किसी तरह से पृथ्वीराज कपूर के हस्तक्षेप से वे शांत हुए, जिन्होंने आगाजी को समझाया कि उनके बेटे की पसंद में कुछ भी गलत नहीं है। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। सत्यजीत रे ने उन्हें अल्टीमेट मेथड एक्टर की उपाधि दी है। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में रिलीज हुई थी, जिसको बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। ज्वार भाटा बॉक्स ऑफिस पर कोई खास हलचल नहीं मचा पाई। 1947 में जुगनू नाम की फिल्म, जिसमें नूर जहां भी थी, पहली बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। वो पहले एक्टर थे जिन्होंने 1954 में फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था और 8 बारी जीता। सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड दिलीप कुमार और शाहरुख खान के नाम है। उनका करियर भारतीय सिनेमा में 6 दशक तक चला, जिसमें उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1949 में उन्होंने अंदाज नाम की फिल्म में काम किया, जिसमें राज कपूर और नरगिस थे। इस फिल्म में उन्हें एक बड़ा स्टार बना दिया। टूटे ना दिल, टूटे ना साथ हमारा, छूटे ना। 1940 के दशक के आखिरी वर्षों और 1950 के दशक में दिलीप कुमार ने अपना असली मुकाम हासिल किया। महबूब खान की फिल्म अंदाज, जिसमें उनके साथ नरगिस और राज कपूर थे, उन्होंने एक ऐसे पुरुष का किरदार निभाया था जो एक आधुनिक लड़की के दोस्ताना व्यवहार को उसकी मुसीबत समझने की भूल करता है। इस फिल्म ने एक ट्रैजिक हीरो की छवि गढ़ने का काम किया, जिसकी किस्मत में इश्क में नाकामी ही लिखी है। उन्होंने अपनी एक आम फहम और किफायत वाली, अक्सर अपने संवादों को धीमे धीमे बोलने की शैली विकसित की, जो उनके डायलॉग्स में कई अर्थ भरती थी। ये राज कपूर और नरगिस के अतिरेक वाली शैली के ठीक उलट थी। टेनिस क्लबों और पियानो वाले घरों की दुनिया में ये तीनों अपने शबाब पर थे, और उस समय तक दिलीप कुमार में ये जानने का विश्वास आ चुका था कि कैमरे के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे पेश करें। एक ऐसे समय में जब पर्दे पर निभाई जा रही भूमिकाओं के कारण वे एक तरह के अवसाद का सामना कर रहे थे, लंदन में उनकी मुलाकात डॉक्टर निकोलस से हुई, जिन्होंने बताया कि वे अपने काम को अपने घर लेकर आ रहे हैं और उन्हें दूसरी तरह की भूमिकाएं करने की सलाह दी। यह सलाह एक ऐसे समय पर आई जब दिलीप कुमार आजाद फिल्म को साइन करने के बारे में सोच रहे थे।
जिसमें उन्होंने एक दिलेर डाकू की भूमिका की है जो अमीरों को लूटता है और एक अमीर लड़की से प्रेम करता है। ये एक हल्की फुल्की भूमिका थी जिसमें उन्हें कई तरह के रूप धारण करने का मौका मिला है। उन्होंने देवानंद के साथ एक कॉस्ट्यूम ड्रामा इंसानियत में भी काम किया, लेकिन इस फिल्म का मुख्य आकर्षण जिप्पी द जिम्प था जो अमेरिका से बुलाया गया था। काफी सतही और उबाऊ होने के बावजूद ये फिल्म हिट हुई। दिलीप कुमार 1960 के दशक की शुरुआत में अपने करियर के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे और फिल्म थी के आसिफ का शाहकार मुगले आजम, जिसमें उन्होंने युवा अधीर जहांगीर की भूमिका निभाई थी जो अनारकली मधुबाला से प्रेम करने और विवाह करने के अधिकार का दावा करने के लिए अपने पिता शहंशाह अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर से भिड़ जाता है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है? इस समय तक दोनों दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच दूरियां आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस फिल्म के प्रेम दृश्यों में एक नजाकत और अतरंगता थी जो पर्दे पर कम ही दिखाई देती है। मधुबाला के साथ उनका रिश्ता, जो तब तक हृदय रोग से पीड़ित हो चुकी थी, तराना 1951 की फिल्म से शुरू हुआ था और इस समय तक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रिश्ते का यह अंत काफी कड़वाहट भरा होना था। इसके बाद आई गंगा जमुना 1961 की फिल्म, जिसमें उन्होंने एक बागी की भूमिका निभाई थी जो अपने भाई से टक्कर लेता है। कई वर्षों बाद ये फिल्म दीवार की प्रेरणा बनी, जिसे अमिताभ बच्चन के सबसे शानदार प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। 60 के दशक की उनकी फिल्में, चाहे वो लीडर हो या दिल दिया दर्द लिया हो, असफल रही। हालांकि 1967 में आई राम और श्याम, जिसमें उन्होंने जुड़वा भाइयों, एक कमजोर और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ की भूमिका में एक बार फिर अपने अभिनय का दम दिखाया था। धीरे धीरे राम, प्लीज आहिस्ता खाओ। अरे खाने दो ना, गरीब का पेट भरेगा, तुमको दुआएं देगा। एक दूसरी फिल्म उत्तर पूर्व भारत के चाय बागानों पर केंद्रित, दो भाषाओं हिंदी और बंगाली में बनी सगीना महतो, जिसमें वे ब्रिटिश हाकिमों से लोहा लेते हैं। लेकिन 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन के साथ की गई शक्ति को छोड़कर बाकी फिल्में लाउड और भूलने लायक थी। शक्ति में अमिताभ बच्चन उसूलों के पक्के पुलिस अफसर पिता के बेटे बने थे, जिन्हें इस बात का रंज था कि उनके पिता ने अपहरणकर्ताओं से उन्हें बचाने के लिए नियमों से समझौता नहीं किया। इन दो दिग्गजों की भिड़ंत का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और उन्हें निराश नहीं होना पड़ा। दिलीप कुमार अपने शांत अंदाज में ही थे और बच्चन गुस्से से दहकते हुए थे। इस बात को लेकर मतभेद है कि जीत किसकी हुई। वो तो चाहती थी, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। तुमने जरूरी नहीं समझा। वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो। मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। सच्चे मायनों में उनके द्वारा की गई आखिरी यादगार फिल्म थी। उस समय तक वे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अपने किरदारों को निभा रहे थे और दर्शकों को बांधने में सक्षम थे। भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा। 2015 में भारतीय सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए भारत का द्वितीय सर्वोत्तम सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा। साल उन्हें राज्यसभा में भी नामांकित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने भी 1997 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान-ए-इम्तियाज देकर उन्हें नवाजा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनके पुश्तैनी घर को नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है और उसे म्यूजियम कन्वर्ट करने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। पर्सनल लाइफ में दिलीप कुमार का पहला प्यार एक्ट्रेस कामिनी कौशल थी। उसके बाद उन्हें मधुबाला से प्यार हुआ, लेकिन उनकी शादी न हो सकी क्योंकि मधुबाला की फैमिली को शादी मंजूर नहीं थी। 11 अक्टूबर 1961 में उन्होंने अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की। 1980 में उन्होंने आसमा से शादी की, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। दिलीप कुमार का कहना था कि ट्रेजेडी किंग का टैग उनके दिमाग और मानसिक संतुलन पर काफी असर डालता है। 1970 में दिए बीबीसी के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि खुशियों का असर जल्दी बीत जाता है, पर दुख की फीलिंग लंबे समय तक रहती है। उनका कहना था कि एक्टर बड़ी उम्र में जाकर ट्रेजेडीज करते हैं, छोटी उम्र में करना दिमाग पर असर डालता है। इसमें उन्होंने लॉरेंस ओलिवर जैसे प्रख्यात एक्टर का नाम भी लिया। ट्रेजेडी रोल करते करते उन्होंने एक्टिंग कोच और साइकेट्रिस्ट की भी मदद ली। दिलीप कुमार को नेहरूवियन हीरो के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी फिल्में सोशलिज्म और गरीबी पर बात करती थी। उनके फिल्मों में आदमी और मशीन के बीच एक जंग, जो कि नया दौर 1957 में देखने को मिला। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंदगी।
ऐसे ही मजदूरों की हक की लड़ाई पैगाम फिल्म 1959 में देखी जा सकती है। दिलीप कुमार की फिल्म लीडर, जो कि 1964 में रिलीज हुई, दर्शाती है कैसे एक लीडर को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहिए और किस प्रकार देश को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। वो उर्दू और अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे। वो ना ही उर्दू और अंग्रेजी में अकेडमिक थे और ना ही कोई स्कॉलर थे, पर उनका डिक्शन और भाषा को इस्तेमाल करने का तरीका एकदम परफेक्ट था। मुशायरा अटेंड करने के शौकीन थे। शंकर शाद मुशायरा, जो कि मॉडल स्कूल में लगता था, वहां पर रेगुलर जाया करते थे। उनके करीबी दोस्त कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी शहर एक ब्यूरोक्रेट और बहुत ही बेहतरीन कवि भी मुशायरा में भाग लेते थे। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार की मृत्यु 98 साल की उम्र में हुई। वो मुंबई के खार स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल में पिछले 15 दिन से भर्ती थे। सायरा बानो उनके साथ पिछले दिन से हॉस्पिटल में थे। उनके डॉक्टरों का कहना था कि उनकी ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने तक चली। उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो चुका था और उनके सारे शरीर में फैल चुका था। उनकी प्लूरल कैविटी में पानी भर गया था और उनकी किडनी फेल कर गई थी। उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कई बार हो चुका था। दिलीप कुमार की मृत्यु के साथ ही हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के साथ रिश्ते की आखिरी कड़ी टूट गई है। दिलीप कुमार एक महान अभिनेता तो थे ही, अब वे आने वाले सभी समयों के लिए एक किंवदंती, एक लीजेंड बन गए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ कहना चाहते हैं या अपने मन की बात लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।